Welcome friends, you're watching Tax Masterclass powered by taxdosti.com. हम इस वक्त taxdosti.com की वेबसाइट पर हैं और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास सीज़न 1 एपिसोड 1D या फाइनल एपिसोड जो सुप्रीम कोर्ट का केस हम देख रहे हैं। और पावर्ड बाय टैक्स दोस्ती इसलिए क्योंकि जो टीम टैक्स दोस्ती की वेबसाइट और कंटेंट मैनेज करते हैं वही आपको टैक्स दोस्ती मास्टर क्लास ला रहे हैं। और बेसिकली अगर आप टैक्स दोस्ती डॉट कॉम को विज़िट करें तो आप देखेंगे कि होम पेज पे मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स बिजनेसेस, हमारा ब्लॉग, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, वीडियोस, वेबसाइट और सारी चीज़ें मौजूद हैं, कुछ तफसील मेरे बारे में भी। और बेसिकली उसमें हमने ऐड किया है टैक्स मास्टर क्लास। तो अगर आपने टैक्स मास्टर क्लास ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ईमेल देनी है, नाम, मोबाइल नंबर। अभी हमने इसकी सब्सक्रिप्शन 999 रुपीज़ पर 999 रुपये साल की है, लेकिन वो हमने ऑन नहीं की, यानी अभी हम चार्ज नहीं कर रहे। आप रजिस्टर हो सकते हैं लेकिन आपको कॉल नहीं आएगी कि आप पेमेंट कर दें। और जब आप रजिस्टर हो जाएंगे या अगर आप रजिस्टर नहीं भी होते और आप देखना चाहते हैं कि टैक्स मास्टर क्लास में क्या कंटेंट है, तो आप यहाँ taxdosti.com की वेबसाइट पर जाके टैक्स मास्टर क्लास क्लब के टैब को क्लिक कर सकते हैं। अगर अपने मोबाइल से देख रहे हैं तो वो जो है आपके मेन्यू में शामिल है। और यहाँ पर आप देखिएगा टैक्स मास्टर क्लास सीज़न 1 एपिसोड 1C सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का चीफ जस्टिस के सरबराही में, जिसमें फेक अकाउंट्स पर एफआईए की स्लो प्रोग्रेस की नोटिस लिया गया है। और यहाँ पर वो वीडियो है जिसको जब आप देखेंगे तो आपको इन वीडियो में ये जो ग्रीन वर्ड्स हैं इनके टेक्निकल मतलब और उसके अलावा पूरे फैसले की लॉजिक, और वो चूँकि फ़ैसला काफ़ी तवील है तो इसको मुख्तलिफ़ किस्तों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यह है 1B है और यह है 1A, यानी स्टार्टिंग केस के बारे में डिटेल्स, टैक्स मास्टर क्लास के बारे में डिटेल। तो ये कंटेंट आपको अवेलेबल है टैक्स मास्टर क्लास पेज पे जो taxdosti.com पे है। कुछ अरसे बाद हम इसको मेंबर्स ओनली कर देंगे, यानी जो सब्सक्राइब करेंगे वो पेमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल एंजॉय करें, अपना फीडबैक भी दें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह ये अवेलेबल है। और जो है क्या कहते हैं, ये फॉर्म अगर आप फिल करें तो जो है आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा, हम आपसे फिर रब्ता करेंगे। तो अब मूव करते हैं टैक्स मास्टर क्लास का आपने यहाँ फ़िलहाल देख लिया। अब हम अपने केस की तरफ मूव करते हैं। और बेसिकली टैक्स मास्टर क्लास में आप क्या सीखते हैं? टैक्स मास्टर क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल लॉज और टैक्सेशन से रिलेटेड है, जो आपके राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं, उन पर हम बात करते हैं। हमने प्रीवियस 3 किस्तों में 1A, B एंड C में ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट का केस है, जज कौन है, उसके अलावा कौन कौन लोग हैं, किन पर इल्ज़ाम है और कौन कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स यहाँ पर है। फिर हमने केस का जो है ना पैराग्राफ वाइज, सेंटेंस वाइज और पैराग्राफ वाइज रीज़न देखा कि उसका बैकग्राउंड बताया जज साहिबान ने, और इसके अंदर ग्रीन जो लफ्ज़ हैं, बेनामी हो गया वगैरह, इनको हमने एक्सप्लेन किया। और हम इस तरीके से जो है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसकी बात की और मनी लॉन्ड्रिंग की। बेसिकली हमने बात की पहला पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में कि जी जज साहिबान ने लिखा कि इसकी क्या वजह थी और एफआईए के डायरेक्टर ने ये दुआ की कि जी आप एक जीआईटी बनाएं। फिर उसके अलावा जो लोग थे, जो जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप और लोगों जिन पर ये केस चल रहा है, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो जो है उनके जो वकील थे, वकला थे, उन्होंने दलाइल दिया कि जी आप सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकता या जीआईटी नहीं बना सकता, जीआईटी जो है ना एफआईए बनाए वगैरह। उसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जी जीआईटी बना सकते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में कि जी इमरान खान और नवाज शरीफ के केस में भी ऐसा किया। फिर एतजाज़ एहसन ने अपने दलाइल दिए। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में, जहाँ पर जजेस जो है, ऑनरेबल जजेस जो है ना, एग्जैक्ट रीज़न दे रहे हैं कि जीआईटी जो है ना क्यों बननी चाहिए और इसका मुल्क और कौम को और आपको एज टैक्स पेयर और एज पाकिस्तानी क्या फ़ायदा। तो ये जो आप हर
सेंटेंस बाय सेंटेंस हम देखेंगे। आप इसको स्क्रीन पे अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो पढ़ने में तो बेसिकली जो जो सेंटेंस होगा उस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको पता होगा मैं उस वक्त इस सेंटेंस पे हूँ। तो यहाँ तक बात होगी, सबकी जजेस बात कर रहे हैं कि हमने जो है वी हैव, हमने डायरेक्टर जनरल एफआईए की भी बात सुन ली, और जो अक्यूज लोग हैं जिन पर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके वकला की भी बात हमने सुन ली है, और जो है क्या कहते हैं कुछ लोग जिन पर इल्ज़ाम लगाया उनकी भी सुन लिया। फ्रॉम दी रिकॉर्ड, यानी कि अब जो है हमारे सामने जितना भी एविडेंस, जितने भी शवाहिद हमारे सामने हैं, हम प्राइमा फेसा ये कहते हैं कि पहली नज़र में, फर्स्ट लुक पे इसमें नज़र आ रहा है कि जाली अकाउंट खुले हैं मुख्तलिफ बैंकों में, और मुख्तलिफ लोगों के एनआईसी के अगेंस्ट ये जाली अकाउंट खुले हैं, और उन लोगों को उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी या उनको पता ही नहीं था कि उनका सीएनआईसी यूज़ हो रहा है उनके अकाउंट में। ठीक है जी। अब हम हैं तीसरे जुमले पे कि मैनी सच पर्सन्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो है इस अदालत में सामने आए और उन्होंने कैटेगोरिकली यानी कि बड़ी वजाहत के साथ कहा कि जी हमें कोई जो है ना इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, हमारी मालूमात में ये नहीं था कि हमारे नाम से इस बैंक में, फ़लाँ बैंक में ये अकाउंट खुला है, इस अकाउंट का हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर जो है बेसिकली सम ऑफ देम हैव कंप्लेन, और उनमें से कुछ ने ये भी कहा है कि इस अकाउंट का तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमें जो है क्या कहते हैं तंग और परेशान किया जा रहा था, और अब जब हमें पता भी चल गया है तो इसके बाद भी हमें जो है ना तंग और परेशान किया जा रहा है कि आपने किसी को नहीं बताना कि जी ये अकाउंट आपने नहीं खोला था, किसी मीडिया को, किसी को भी नहीं बताना। तो ये जो है क्या कहते हैं जज साहबान अपने फैसले में लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि देयर इज़ नो डिनाइल, इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता, इस बात की नफ़ी नहीं की जा सकती कि बिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस अंग्रेज़ी में अरब रुपए को बिलियन कहते हैं, यानी कि 9 सिफर के साथ, यानी 1 बिलियन का मतलब है कि 1 फॉलोड बाय 9 ज़ीरोज़, यानी कि 1 अरब रुपए होता है बिलियन। तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का मतलब है अरबों रुपए जो हैं वो साफ नज़र आ रहा है, ये बात जुटलाई नहीं जा सकती कि बैंकों में के अकाउंट्स में डाला गया है, और जो है क्या कहते हैं उन लोगों ने डाला है या उन एंटिटीज़ ने डाला है, यानी लोग या उन कंपनियों कारोबार ने डाला है जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस केस में एफआईए। यानी आपने शुरू में देखा था ना, अटेंडेंस में लिखा था कौन कौन मौजूद है, जरदारी ग्रुप है, जो है भेरिया टाउन ग्रुप है, ओमनी ग्रुप है, और लोग भी हैं जो इन सारे लोगों की तरफ से डाला गया है। ये जो है ना फैसले में लिखा गया है कि शवाहिद से नज़र आ रहा है कि ये इन लोगों ने अरबों रुपए इन अकाउंटों में डाले, इसकी कोई नफ़ी नहीं हो सकती, डाले हैं, ये मौजूद हैं, बैंक स्टेटमेंट से पता चल रहा है वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो है आफ्टर बीइंग डिपॉजिटेड, और डिपॉजिट करने के बाद ये पैसे या तो और अकाउंट्स में गए हैं, यानी कि पहले एक शख्स के एनआईसी को मिसयूज़ करके उसके अकाउंट में डाले गए हैं, और फिर ये पैसे इस अकाउंट उन अकाउंटों से किसी और अकाउंट्स में गए, हो सकता है किसी कंपनी के अकाउंट में गए हो, जहां वो कुछ हद तक जो है ना ट्रेस किए जा सकते, क्योंकि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप डालते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है बैंक के पास, या फिर उनको विड्रॉ यानी कि उनको निकाल दिया गया है, उनको उन अकाउंटों से निकाला है। और ज़ाहिर बात आपको पता है जब आप बैंक से कैश निकाल लेते हैं, चाहे 50 लाख या 1 करोड़ भी निकाले, तो फिर नहीं पता चलता कि कौन लेके गया, क्योंकि जो रुपए का नोट होता है उस पर किसी का नाम नहीं होता। 5,000 का नोट या 100 रुपए का नोट जिस शख्स के हाथ में होता है वो उसका होता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि वो ट्रेसेबल फिर जो है उनकी कोई ट्रेल नहीं रही। ट्रेल का मतलब होता है जैसे एक दुम होती है, यानी कि एक दफ़ा जब बैंक से कैश निकल गया तो पता नहीं चला। तो ये सारी बातें हो रही हैं। और फिर वो कहता है एविडेंस ऑफ लार्ज सम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इस बात का भी सबूत मौजूद है
ان لوگوں نے جن سے تفتیش کی گئی، جن کو اریسٹ کیا گیا اس الزام پہ کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کیا، یعنی وہی لوگ جو مختلف اومنی گروپ، زرداری گروپ کے لوگ آ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے تھے، جب بینک والوں سے پوچھا گیا انہوں نے ان کا نام لیا، جب وہ پیسے ڈالنے آئے ان کو پکڑا گیا، ایف آئی اے نے پکڑا، پولیس نے پکڑا، تو ثبوت وہاں سے ملا ہے کہ جو ہے حوالہ کے تھرو یہ پیسے پاکستان سے باہر فورن کرنسی یعنی ڈالر پاؤنڈ کی صورت میں گئے. یعنی کیا ہوا، اربوں روپے ڈالے اس اکاؤنٹ میں، پھر جیسے اس سے پہلے جملے میں کہی جا رہی تھی بات کہ ڈالے اور پھر نکالے کسی اور اکاؤنٹ میں ڈال دیے، یا جو ہے کہ کہتے ہیں کیش میں نکالے، اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدا، پاؤنڈ خریدا اور اس کو حوالے کے تھرو بھیج دیا. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس ماسٹر کلاس میں ہم آپ کو ٹیکنیکل جو ورڈز ہیں جو اس فیصلے میں ججمنٹ میں یوز ہوئے وہ کہتے ہیں. حوالہ کہتے ہیں جب پیسوں کا جو ہے نا ایکسچینج نہیں ہوتا. حوالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پیسے وہیں رہتے ہیں اور آپ کو دوسرے ملک میں پیسے مل بھی جاتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ حوالے میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے آپ دبئی میں ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نے اپنے بھائی کو پاکستان میں پیسے بھیجنے میں بینکنگ چینل سے یا پراپر طریقے سے یا ویسٹرن یونین سے نہیں بھیجوں گا، میں حوالے سے بھیجوں گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دبئی میں ہی کسی لوکل بندے کو پیسے دیتے ہیں، یار یہ لے لو 10,000 درہم، تو وہ بن گئے تقریباً 3 لاکھ روپے. وہ شخص وہ 10,000 درہم پاکستان نہیں بھجواتا، بلکہ وہ یہاں کسی کو فون کرتا ہے کہ اس شخص کے بھائی کو 3 لاکھ روپے کیش دے دو. تو حوالہ اس طرح ہوا ہے کہ پیسے باہر نہیں گئے. حوالے میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے باہر نہیں گئے. حوالہ یہ ہوا کہ وہاں دبئی میں، یو کے میں، یو ایس میں کسی نے فون کیا کہ میرے بھائی کو پیسے چاہیے، تو انہی اکاؤنٹ سے وہ 3 لاکھ روپے نکلے اور 3 لاکھ روپے نکل کے آپ کو مل گئے. آپ نے ظاہری بات ہے جائز چیزوں کے لیے خرچ کیے، کرایہ دیا، کھانا کھایا، بچوں کی فیس دی، تو وہ پیسے جو ہے نا اکانومی میں آ گئے، وہ پتہ نہیں چلے. ایک تو 3 لاکھ روپے اس نے دے دیا، اب 3 لاکھ اس نے وہاں دبئی والے سے لینے ہیں، جو دبئی والے نے 10,000 درہم آ گئے اس کے پاس. ٹھیک ہو گیا نا. اور وہاں چونکہ ٹیکس اور سسٹمز نہیں ہیں ایسے ملکوں میں، ایسی جگہوں پر، تو وہاں اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے پاس اگر فزیکلی بھی یعنی کہ اس کے گھر پہ چھاپا پڑتا اس 10,000 درہم اس کو ملتے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ 10,000 درہم جو ہے نا کیوں آپ نے کہاں سے آئے ہیں. یہ پاکستان میں ہے کہ قوانین ہیں، ٹیکس کا قانون ہے، پیسوں کا قانون ہے کہ پیسوں کے لین دین کے حوالے سے فائنینشیل لاز، جس پہ ٹیکس ماسٹر کلاس آپ کو یہ سپریم کورٹ کا کیس لا رہا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ واضح شواہد موجود ہیں کہ حوالہ ہوا ہے. حوالے کا مطلب ہے، اور حوالے کی جو رسید ہوتی ہے اس کو ہنڈی کہتے ہیں. تو آپ کو جو ہے نا ایک ہنڈی مل جاتی ہے، یعنی ایک رسید مل جاتی ہے. آپ کو جو 3 لاکھ روپے دے رہا ہے وہ آپ سے ایک رسید لیتا ہے کہ جی میں نے 3 لاکھ لینا. وہ کاغذ جو ہے وہ واٹس ایپ کر کے یا جس طرح مرضی کر کے اسکین کر کے وہ بھیج دیتا ہے دبئی والے کو. دبئی والا جو ہے دکھا دیتا ہے آپ کے بھائی کو کہ 10,000 درہم آپ نے مجھے دیے تھے اس ایکسچینج ریٹ کے حساب سے، یہ ریٹ ہے جو بینک ریٹ سے 5-10 روپے زیادہ ہی ہوتا ہے، اس کے بیس پہ میں نے، یعنی ادھر بھی انہوں نے پیسے کما لیا، ان کو پیسے کہیں لے کے بھی جانے نہیں پڑے، یہاں آپ کو مل گیا. یہ جو 3 لاکھ بلیک منی تھی یہ وائٹ ہو گئی، آپ کے پاس آ گیا کسی کا حرام کا پیسہ کمایا ہوا. آپ کے بھائی نے چونکہ حوالہ استعمال کیا، نیت صحیح تھی لیکن ایک سسٹم بنا دی. بہت پاکستان میں یہ سسٹم یوز ہے، لیکن یہ ہر جگہ ہے، انگلینڈ میں، یورپ میں، ہر جگہ. کیوں؟ کیونکہ جب پاؤنڈ چینج ہوں گے تو انگلینڈ میں ہی چینج ہوں گے. تو آگے چلتے ہیں کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی بالکل شواہد موجود ہیں کہ حوالہ ہے. کن سے پتہ چلا؟ وہ لوگ جن کو اریسٹ کیا گیا تھا، اریسٹڈ سسپیکٹس، یعنی جن پر ابھی صرف شک ہے. اگلا جملہ ہے جی فردر، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں، جملے میں لکھا ہے کہ اسپیشلائزڈ نالج چاہیے ہے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے. یعنی جج صاحبان لکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو اس طرح کے کاموں کو ڈھونڈنے کے لیے کس نے کس کو دیا. آفٹر آل وہ سمپل کاغذ پہ لکھا ہوگا تو معلوم کرنا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ بینک کے تھرو وہ 10,000 درہم بھیجتے تو وہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے جی آپ نے بھیجے ہیں. تو اس فائنینشیل ٹرانزیکشن کو جو ہے اور اس طرح کی جو ہے نا صلاحیت رکھنے کے لیے، ایکسپرٹیز رکھنے کے لیے، کس کا آئیڈینٹیفائی اینڈ ٹریسنگ آف موومنٹ آف فنڈز، یعنی پیسوں کی لین دین، پیسوں کی گردش کو، اس سارے پیسے کی گردش کو جو ہے نوٹ ڈاؤن کرنا، ٹریس کرنا، ریکارڈ کرنا، ثبوت کے طور پہ پیش کرنا، اس کے لیے جو ہے نا
بہت زیادہ ہائی لیول آف اسکل چاہیے، یعنی کہ ایکسپرٹیز چاہیے، مہارت چاہیے، جو اس وقت ایف آئی اے، یاد رکھیں کہ یہ ڈی جی ایف آئی اے کی درخواست ہے کہ جی آئی ٹی بنے، تو ان کے پاس اس ادارے میں نہیں موجود۔ اگلا جملہ ہے ایکسپرٹیز ان ورکنگ آف کمپنیز بینکنگ ٹرانزیکشن۔ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ ٹیکس ماسٹر کلاس میں جو جملے یا لفظ جن کو ہم پیلا کر دیتے ہیں، یعنی یلو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اس کیس کے اندر کوئی امپورٹنٹ بات، شاید وہ ٹیکنیکل بات نہیں ہے لیکن وہ امپورٹنٹ بات بہت ضروری ہے۔ یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں کہ یار ان کو کس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، بیسک تعلیم اسکول کالج تو ہو گیا، اب ان کو وکیل بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، کہ اکاؤنٹس میں بھیجنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ جو بینکنگ ٹرانزیکشن، اب بینک میں جو کام کرتا ہے، جو بینک کا قانون پڑھتا ہے، بینکنگ انڈسٹری میں جو ہوتے ہیں ان کو بینکنگ ٹرانزیکشنز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، الیکٹرانک ٹرانزیکشن آئی ٹی والے لوگ ہو گئے، ساتھ میں انہوں نے قانون پڑھا، تو بچوں کی اس طرح کی تعلیم دلائیں۔ سائبر ایکٹیویٹیز ہوگی، سائبر یعنی ساری جو آن لائن فیس بک واٹس ایپ، یہ ساری سائبر ایکٹیویٹی، بچوں کو یہ تعلیم دلوائیں تاکہ کل کو اگر وہ جو ہے کورٹ میں ان کورٹ کو ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کو جو اس چیز کی نالج رکھتے ہیں کہ کم سے کم انفارمیشن سے وہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن کس نے کی تھی، یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی تھی، یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ پیسے کہاں گئے، تو یہ ساری نالج جو ہے یہی اسکولوں کالجز اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ہوتی ہے۔ پھر بندہ ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے، پھر شوق ہوتا ہے، بہت سارے بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ پتہ کرے کہ یہ کیسے ہو گیا، کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے وہ پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو جن کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے، جن کا شوق ہے، اس میں انکریج کریں کہ وہ اس کی نالج اور ڈگری اور ایکسپیرینس حاصل کریں تاکہ وہ اچھے پیسے بھی کما سکیں، کورٹ کو ضرورت ہو ان کی مدد بھی کر سکیں، اور جو ہے کہ کہتے ہیں اچھے ایک پاکستانی سٹیزن کے طور پہ کام کر سکیں۔ تو فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا ایکسپرٹیز چاہیے، اور بیسکلی نالج چاہیے ہے کہ اسٹیٹ بینک کیسے جو ہے رپورٹ کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں منی لانڈرنگ اسی طرح ہوئی ہے جیسے جو اسپیشل مشیر ہیں عمران خان کے اکاؤنٹیبلٹی پہ، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بیسکلی روکا نہیں، جب بینک اکاؤنٹ کھلا تو بینک کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے روکا نہیں کہ 1 کروڑ روپے ایک بندے کے نام پہ کیسے آپ ڈال رہے ہیں، وہ بندہ بھی نہیں آیا، اس کا اکاؤنٹ اوپن کر دیا، پھر کروڑوں لے رہے ہیں، آپ اور میں جائیں تو 1 لاکھ بھی اپنی اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہے تو کہتے نہیں جی ہمیں بتائیں۔ پھر جو ہے اسٹیٹ بینک نے نہیں دیکھا کہ یہ پیسے اتنے زیادہ پیسے جا رہے ہیں، تو اسٹیٹ بینک میں جو شخص وہاں آپ نے دیکھا تھا، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے اندر جو بیٹھا ہے اس نے آنکھیں بند کر لی کہ اس طرح کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے کا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے، تو بیسکلی سارے جگہ پر، سارے ڈپارٹمنٹس میں لوگوں نے آنکھیں بند کی، تو جو لوگ اب انویسٹیگیٹ کریں گے ان کو آنکھیں کھول تبھی سکتے ہیں جب ان کے پاس نالج ہو کہ اسٹیٹ بینک کا کیا رول ہے، کیا کام ہوتا ہے، پیسے جب ٹرانزیکشن میں کون سی رپورٹیں آتی ہیں، کس رپورٹ میں کیسے پتہ چلتا ہے، اور یہ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں سچ اسپیشلائز ایکسپرٹیز، یعنی کہ وہی بات ہو رہی ہے جو اوپر کی نالج اور ایکسپیرینس ہے، ضرورت ہے کہ پیسے کو پتہ لگایا جا سکے کہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے بارے میں اکاؤنٹنگ اس کی کہاں ہو رہی ہے، یہ ایف آئی اے کے اندر یہ نالج موجود نہیں ہے۔ تو فردر یعنی مزید یہ ہے کہ اس کورٹ کا خیال ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو سپریم کورٹ کا خیال ہے کہ اس نے سو موٹو نوٹس بھی لیا ہے اور وہ کنسیڈر کر رہی ہے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی ریکویسٹ بھی، تو کہ یہ مشکلات ان کو آ رہی ہیں، اور اس میں انٹرسٹ آف جسٹس بھی ہے، یعنی قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کے یہ ریسورسز ہیں، نیشنل ریسورسز ہیں، لوگوں کے یہ پیسے ہیں جو لوٹے گئے ہیں، تو اس وجہ سے ایک ہائیلی اسکلڈ جی آئی ٹی بنائی جائے۔ دیکھیں قانون فیصلے سے سب اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ قانون کے فیصلے خاص طور پہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے آنریبل ججز کے ایک لاجک ہوتی ہے، اس میں ہر بات بالکل بلیک اینڈ وائٹ، بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب ہے یہ سیاہی کالی ہے اور یہ سفید پیج جو ہے نا سفید ہے، تو اس لیے بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب ہے کہ سب کے سامنے آپ میں یہ فیصلہ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سک رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ ہائیلی اسکلڈ جی آئی ٹی کا انہوں نے کہا کہ بنانا بہت ضروری ہے۔
और इसी हवाले से फिर वो कहते हैं कि जो लर्न काउंसिल है उन्होंने खुद ये बात मानी कि जो जब वो अपनी दलाइल दे रहे थे अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, जिन लोगों को वो डिफेंड कर रहे थे उनके बिहाफ पे, कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो है कि वो जीआईटी बना सकती है, और उन्होंने कहा कि द कंसेशन, इन्हीं वकीला ने कहा कि हमें जो ये रोक रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जीआईटी ना बनाए बल्कि एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत जीआईटी बनाए, तो हम समझते हैं कि ये एक तालीमी बहस है, क्योंकि जब हम बना रहे हैं तो उस हमसे नीचे जो एफआईए आ रहा है वो काम नहीं कर पा रहा मुश्किलात की वजह से, तो हमारी जीआईटी ज़्यादा बेहतर होगी। तो फिर इन फैक्ट ये जो ऑर्डर पास किए हैं कोर्ट ने, ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि जो इसकी ताकत है, जो इसका इख्तियार है, उसके अंदर रहते हुए अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं कर रहे। तो इसीलिए वी आर ऑफ द व्यू दैट अप्रोप्रिएट केस टेक्निकल इनएबिलिटी, ठीक है ना जी, मुख्तलिफ चीज़ें, यानी कि ये केस इतना ज़रूरी है। ये जो केस हो रहा है, केस क्या है, ये वाला जो फैसला है ये तो है कि एफआईए के काम तेज़ हो जाए जीआईटी बना के। केस क्या हो रहा है कि अरबों रुपए पैसे आए हैं और ये लोग हैं सिंध में जिन पर इल्ज़ाम है, जिसमें जरदारी भी शामिल हैं, और जो है इस पे लोगों को प्रेशर भी डाला जा रहा है और बड़े मसाइल हैं। तो हम जो है ना जीआईटी बनाते हैं, और इसीलिए वी आर इन नो मैनर, और हमें कोई शक नहीं है बिल्कुल कि ये केस बिल्कुल जीआईटी के लिए ज़रूरी है, इम्पेरेटिव यानी कि लाजम है कि हम जीआईटी बनाएं। और फिर पैराग्राफ 8 में लॉजिकली लिखा है अकॉर्डिंगली, इसी हिसाब से, यानी अकॉर्डिंगली यानी कि ऊपर जो हमने दलाइल दी, हमने जो दलाइल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने दलाइल दिया, उसकी ताकत से, उसकी रूह से हम जो है एक जीआईटी बना रहे हैं, और वो जो है एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी इस फेक बैंक अकाउंट्स के सब्जेक्ट मैटर में। सब्जेक्ट मैटर कहते हैं कि इस पूरे जो फैसला है उसका फोकस, यानी कि उसका जो है ना किस चीज़ पर जोर है, तो वो है फेक बैंक अकाउंट्स जो बना है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो के जिन्होंने बनाए, क्योंकि फेक बैंक अकाउंट्स जो हैं, जाली बैंक अकाउंट बनाना एक जुर्म है, तो ये जुर्म साबित हो गया है, जाली बैंक अकाउंट बन गए, बैंक अकाउंट मौजूद है, उस जिनके नामों पे बने उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं। तो अब ये किन्हों ने बनाए, उन लोगों ने तो नहीं बनाए जिनके नामों पे बने, तो ये किन लोगों ने बनाए हैं उसकी तफसील के लिए ये जीआईटी बन रही है, और जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून के तहत, आइन के तहत खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, वो इदारों को ये टास्क दे सकती है। तो जीआईटी बनाई, जैसे आपने देखा नवाज शरीफ और अपना इमरान खान के केस में। तो सब्जेक्ट मैटर कहते हैं कि इस सारे मसले का हल क्या है, तो इस सारे मसले का जाली अकाउंट की बात नहीं हो रही, वो तो साबित कर चुकी है एफआईए के जाली अकाउंट बने। ये जाली अकाउंट किसने खोले हैं उसके लिए एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त लिखी, जिस पे ये फैसला आया कि जी हम इसको जीआईटी बनाएंगे और मटेरियल एविडेंस जमा करेंगे, यानी कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि मटेरियल एविडेंस जमा करेंगे ताकि ऑफेंस जिन्होंने किया है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। मटेरियल एविडेंस क्या होता है? मटेरियल एविडेंस, एक तो एविडेंस ये होता है ना कि जी ये शख्स यहाँ पे गया था, बैंक गया था, ठीक है, बैंक गया था, हो सकता है मालूमात लेने गया, लेकिन मटेरियल एविडेंस क्या होता है कि ये शख्स बैंक गया था, इसके पास बैग था, इसने बैग से 10 करोड़ रुपए निकाले, इसने उस अकाउंट में डाले, और वो वीडियो जो है वो उस तारीख के साथ हम मैच कर सकते हैं कि ये शख्स आया था, हाँ जी वीडियो में भी रिकॉर्ड है, वहाँ जो बैंकर था उसने भी विटनेस किया, गार्ड ने भी विटनेस किया, और ये है मटेरियल एविडेंस यानी सबूत। मटेरियल यानी कि वो सबूत जिससे साफ तौर पे पता चले कि ये शख्स जो बैंक में आया इसने जाली अकाउंट खोला भी और उस जाली अकाउंट में फिर पैसे भी यानी मनी लॉन्ड्रिंग किया, मनी ऑफेंस। तो वाज़े सबूत मिलेगा तो शख्स सामने आएगा कि ये कौन शख्स है जिसने काम किया है, और फिर वो प्रोसिक्यूट होगा, यानी कि उसको सज़ा सुनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो है इस केस में जाली अकाउंट पता चल गया है। अब जो है जाली अकाउंट किसने खोला, अब यहाँ पर एक बड़े मज़े की बात आप समझें, जो टैक्स मास्टर क्लास का मकसद है कि अब कानून के
गिरफ्त भी देखें और कानून की जो है ना मजबूरी भी देखें कि वो शख्स जो बैंक में गया था वो जरदारी साहब नहीं थे, वो ओमनी ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं थे, वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, वो एक आम मुलाजिम था जो उनके अकाउंट में, या शायद मुलाजिम भी ना हो, घर का या ऑफिस का मुलाजिम भी ना हो, कोई और शख्स हो जो कहीं रहता हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई वो गया होगा और उसको कहा होगा कि ये पैसे जाएं और लेके जाए, तो जुर्म तो साबित उस पर हो गया कि उसने किया, वीडियो में भी नज़र आ गया, बैंक वालों ने भी कह दिया, उसने 10 करोड़ निकाले और इसी अकाउंट में डाले, इस तारीख में डाले, हर चीज़ आ गई। लेकिन अब उस स्टूडेंट को, उस शख्स को, उस मुलाजिम को जरदारी साहब के साथ कैसे जोड़ेंगे ताकि जरदारी साहब पता चल सके कि जरदारी साहब ने ही ये केस कराया, और अगर सबूत साबित नहीं होगा तो जरदारी साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा, उस शख्स को जेल हो जाएगी। पाकिस्तान में पहले तो खैर ये शख्स भी लोग नहीं पकड़े जाते थे जो एक्चुअली कत्ल या जुर्म कर रहे होते थे, लेकिन अगर आप ये पकड़े जाएंगे तो इनके पीछे जो लोग हैं उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहा जा सकता है कि जी ये मुलाजिम बिल्कुल था जी हमारा, लेकिन जिस तारीख को आप कह रहे हैं उस दिन तो इसने रिज़ाइन दे दिया था, ये तो चला गया था, यहाँ नहीं हम तो नहीं जानते, सबूत लाएं वगैरह। तो कहने का मतलब है इतने हद तक तो ये GIT ये देख लेगी कि एक्चुअली किसने कहा था, या हवाला किसी ने कहा था, तो वो कहेंगे हम तो इस बंदे को जानते ही नहीं, ये कौन बंदा है जिसने इस तीसरे बंदे को पैसे दिए। तो उसको फिर किसी बड़े शख्स के साथ, नवाज शरीफ के साथ, जरदारी साहब के साथ, इमरान साहब के साथ जोड़ने के लिए फिर मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए ये एक बड़े सतह की GIT बनाई जा रही है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, ये आप फिर पढ़ भी सकते हैं। इस टैक्स मास्टर क्लास का अगर आप पेज देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, फेसबुक, तो इस केस को डाउनलोड करने का पेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का भी दिया हुआ है जहां से आप ये जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो 6 नाम है जिसमें ब्रिगेडियर साहब भी हैं, उसमें नैब के लोग भी हैं, स्टेट बैंक के लोग भी हैं, और ये लोग हैं मेहनत कर रहे हैं सारी चीज़ें। एक चीज़ हम इन्हीं लोगों के बारे में मज़ीद देखेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 9 में GIT सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये 6 लोग हैं जो GIT में होंगे और उनका ये काम होगा, बल्कि वो उनको उनका दायरा कार भी बता रहे, काम का दायरा, स्कोप ऑफ वर्क भी बता रहे। और वो क्या है कि GIT अपना सेक्रेटेरिएट कहाँ जहाँ भी उसको बेहतर लगता है वो सेटअप कर ले किसी भी इदारे में जल्द से जल्द। उसके अलावा जितनी भी ताकत है GIT के पास, जो ताकत है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नेशनल अकाउंटेबिलिटी बोर्ड, उसके अलावा FIA, ये जो सारे कानून हैं, इन सारे में जो इन इदारों को ताकत दी गई है, यही ताकत जो है ना, ताकत का मतलब इख्तियार जो दिया गया है कि पूछ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी के घर में जा सकते हैं, फैक्ट्री में जा सकते हैं, किसी से कंप्यूटर ले सकते हैं, किसी से मालूमात ले सकते हैं, बैंक वालों को जाके। क्योंकि देखिए हमारा, हम सबका एक जो है ना बुनियादी हकूक़ है कि हमें बिला वजह कोई तंग नहीं कर सकता, हमें बिला वजह लोग पूछ नहीं सकते कुछ, और अगर आपसे कोई पूछता है ऑनलाइन फ़ोन पे तो आप साफ इनकार कर सकते हैं। या हाँ, अगर वो आपको कागज़ दिखाते हैं कि जी मैं GIT से आया हूँ, ये मेरे वो है और इस सिलसिले में आपसे बात की जा रही है, तो आप जवाब भी दे सकते हैं, अपने वकील को भी कर सकते हैं ताकि आपका वकील जवाब दे। तो ये ताकत इनको दी गई है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहते हैं, एक तो ताकत होती है इंफॉर्मेशन लेनी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी GIT की होती है, जैसे पुलिस की होती है कि अरेस्ट कर लेना और ये सारी चीज़ें, तो ये पावर भी उनको दे दी गई है। और GIT जो है वो इस कोर्ट को हर 14 दिन बाद, फोर्थ नाइटली कहते हैं, 2-2 हफ्ते बाद तकरीबन जो है बताएगी, एक सील लिफाफा सील करके उनको बताएगी जी हमने ये मालूमात हासिल की, इन लोगों से बात की, ये फर्दर हमें इंफॉर्मेशन मिली। क्यों? क्योंकि अब इस GIT का काम है कि उन मुजरिमों के पीछे जाए जिन की निशानदेही हो गई है और उनका ताल्लुक देखें मुख्तलिफ लोगों पर जिनसे इल्ज़ाम है। उसके अलावा ये जो है ना मुख्तलिफ और एक्सपर्ट्स को भी, ये तो 6 एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अगर उनको एक कंप्यूटर का या हैंड राइटिंग का या जो है क्या कहते हैं एक इंटरव्यू करने वाला बंदा चाहिए जो इस तरह के क्रिमिनल लोगों के लिए, जराइम पेश लोगों से इंटरव्यू लेने के एक्सपर्ट हो, माहिर हो, तो वो हो सकता है। तो इसलिए ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिनमें आप यंगस्टर अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपनी साइकोलॉजी हो, सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स हो, इसमें आप ये स्टडीज़ हासिल करके इन फील्ड्स में आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें। और जो पहली रिपोर्ट देनी है GIT ने, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 15 दिन के अंदर फैसला। तो ये फैसला आया है 6 सितंबर 2018 को, तो पहली रिपोर्ट तो चली गई। फिर वो कहता है
पैराग्राफ नंबर 10 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहता है कि इतना हसास मामला है ये, तो इसलिए काइंडली जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा है कि कोई जीआईटी वाला प्रेस रिलीज ना दे, कोई मीडिया से बातें ना करे, ताकि वो लोग जिनके खिलाफ कोई काम हो रहा है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उनका इंटरेस्ट तो बहुत होगा ना कि जो है कि उनके खिलाफ क्या फ़ैसला हो रहा है, क्या मालूमात पता चल गई है, और वो जान बचाने की कोशिश करोगे। तो इस मामले को जीआईटी ने एक 100% कॉन्फिडेंशियल यानी खुफिया रखना है, ताकि जो मुलजिम हैं उनको कोई ख़बर ना हो जाए और वो कोई ऐसा सबूत वगैरह मिटा ना दें जो इनको चाहिए हो। और उसके बाद फर्दर वो एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, जो आपने शायद फिल्मों में देखी हो। पैराग्राफ नंबर 11 में जज साहब लिखते हैं कि चूंकि ये सारे लोग, ये जो 6 जीआईटी के लोग हैं, डीजी, एफआईए और जितने लोग भी जो इस इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान रेंजर्स, जो पुलिस और फ़ौज के दरमियान की एक फ़ौज है, वो अफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अफेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है कि ना तो उनको धमकी के फ़ोन आए, ना उनके बच्चे अगवा हों, ना उनको कोई माली हेल्प की बात हो, या उनकी कोई पर्सनल बात हो जिसको कोई यूज़ करके सामने मीडिया में या उन पर कोई वो करे। तो इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी यानी उनको हर ख़तरे से बचाने हैं और उनके ख़ानदानों को भी बचाना है। और सबसे प्यारी बात कि कोई अगर सामने आता है और कहता है कि जी मैं गवाह बनता हूँ कि इस शख्स ने पैसे दिए, या मैं गवाह बनता हूँ कि इस शख्स का ताल्लुक जरदारी साहब से या फ़लाँ शख्स से है, तो जो है क्या कहते हैं, उस शख्स को पूरी पाकिस्तान रेंजर सिक्योरिटी दें। और फिर जो है वो कहते हैं रिक्वेस्ट ये भी की थी 12वें पैराग्राफ में कि इस केस को कराची सिंध से इस्लामाबाद ले लिया जाए। तो हम इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करते हैं, यानी कि हम इसको जो है ना, इस बात को जीआईटी बना देते हैं, ये सब कुछ कर देते हैं, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट की थी हम इसको नहीं मानते फ़िलहाल। हाउ एवर अगरचे जो है कि कहते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन हमें पता चली कि कराची में उस तरीके से काम नहीं हो रहा, या बहुत जानी ख़तरा है मुख्तलिफ़ लोगों को, या रिकॉर्ड जमा नहीं हो रहा, तो फिर हम सोच के इसको, और इंसाफ के सामने कोई आ रहा है तो हम इस बात को भी फिर मान लेंगे कि इस्लामाबाद आए। और ये केस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टैक्स मास्टर क्लास। मैं आपका प्रेजेंटर हूँ एंथनी विलियम्स, और आई होप कि आप देख रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सिर्फ जज और ये इदारे नहीं, बल्कि बहुत सारे हम आवाम, चाहे बैंकों में काम कर रहे हैं, रोड पे हैं, अकाउंटेंट हैं, सोच रखते हैं, लिखने वाले, इन सब की ज़रूरत है, ताकि हम इन फ़ैसलों को समझें। ये हमारे फेवर में है, ये हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को, हमारी बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका प्रेजेंटर एंथनी विलियम्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।